नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष का जो पेपर सेकंड है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी या पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल के अर्थ, परिभाषा एवं विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो इसके संदर्भ में कई विवाद है और कई स्पष्ट नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि लगभग 1950 या 1960 के पश्चात इसका विकास हुआ। तो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरह से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो पर्यावरण भूगोल क्या है। तो पर्यावरण और भूगोल, सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि हम अगर भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पृथ्वी की बात करते हैं और पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो ऊंचावच पाए जाते हैं। एक है महाद्वीप और दूसरा है महासागर। अब महाद्वीप एवं महासागर दोनों का एक अलग प्रकार का पर्यावरण हमें देखने को मिलता है। तो महाद्वीप के अगर पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर आपको पर्वत, पठार, मैदान देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से महासागरों के अंतर्गत भी महासागरीय तली, महासागरीय मग्न ढाल, महासागरीय मग्न तट, वितल मैदान, कई खाइयाँ और कई पर्वत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक अलग प्रकार का पर्यावरण, यानी वहाँ पर आपको एक अलग प्रकार की वनस्पति, अलग प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, वहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है। तो जब हम भूगोल में इन सभी तथ्यों की बात करते हैं, यानी भूगोल के अंदर ही अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमें हमारे पर्यावरण की झलक देखने को ही मिल जाती है। क्योंकि न केवल हम इसके अंतर्गत पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले हम जलमंडल की बात करते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले हम वायुमंडल की बात करते हैं और इन सभी के साथ साथ हम पर्यावरण के विभिन्न तत्वों की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण भूगोल है, उस पर्यावरण भूगोल में हम पर्यावरण के जैविक, जो लिविंग और कुछ होते हैं अजैविक, अबायोटिक पदार्थों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं का एक भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्व कैसे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो जब इस विषय की शुरुआत की जाती है कि जो ये विषय है, इस विषय की शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्राचीन काल से ही अगर हम बात करें तो भूगोल का एक अभिन्न अंग माना जाता है। किसे माना जाता है? पर्यावरण को। यानी भूगोल से हम पर्यावरण को अलग नहीं कर सकते हैं। भूगोल में हम पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों, विभिन्न उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसी से मिलकर हमारा भूगोल तय होता है। यानी ये इसका अभिन्न अंग है।
लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह एक अलग शाखा के रूप में उभर कर सामने आया। यानी पहले इसे भूगोल में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसे भूगोल की एक अलग शाखा के रूप में विकसित किया और भूगोल में जो पर्यावरणीय पक्ष है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर अध्ययन की बात करते हैं तो उसका जो श्रेय जर्मन विचारधारा के भूगोलवेद था। क्योंकि जर्मन जो भूगोलवेता थे उन्होंने सबसे पहले 18वीं 19वीं शताब्दी में एक विचारधारा को जन्म दिया और वह विचारधारा कहलाती थी नियतिवादी विचारधारा। नियतिवादी विचारधारा या जिसे हम निश्चयवादी विचारधारा के नाम से या पर्यावरणवाद के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसी विचारधारा को सबसे आगे पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो जर्मन विचारकों को जाता है। इन्होंने ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और भूगोल में एक पर्यावरण पक्ष को उजागर किया। इसी का उदाहरण हम देख सकते हैं कि हम्बोल्ट जो एक प्रमुख विद्वान रहे हैं भूगोल के, उन्होंने अपने जो लेख है हम्बोल्ट की जो रचना है कॉस्मोस, और इसके अलावा उसने जितने भी अपने लेख लिखे, हम्बोल्ट एक ऐसा भूगोलवेत्ता था जो हर क्षेत्र में पहुंचकर स्वयं उसकी जांच करके परख कर उसके बाद ही लिखता था। तो यही कारण था कि उसने दक्षिणी अमेरिका का भ्रमण किया और जितने भी जो भूमध्य रेखीय जो देश है, जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखा पास होती है और वहाँ पर पाई जाने वाली जो पर्यावरणीय विशेषताएं हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन अपनी एक पुस्तक जिसे वनस्पति भूगोल कहा जाता है में इस वर्णन को उन्होंने लिखा और बताया कि जो ऊंचाई होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं और जो तापमान है तथा जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो फसलों की जो विशेषताएं हैं वह ऊंचाई के साथ साथ बदलती रहती है। यानी ऊंचाई के साथ साथ आपको तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, प्राकृतिक वनस्पति में अंतर देखने को मिलेंगे और वहां पर आपको फसलों में भी अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में आपको गेहूं उपजाते हुए देखा जा सकता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आपको गेहूं उत्पादन न देखकर वहां पर आपको दूसरी विशेषताएं देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से एक हम्बोल्ट ने जब जर्मनी लौटे तो जो लेख तैयार किए उनमें जैव भूगोल यानी बायो जियोग्राफी को पादप भूगोल और जंतु भूगोल यानी उसे बॉटनिकल जियोग्राफी और जू जियोग्राफी के अंतर्गत कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से भूगोल को हम इस प्रकार से एक पर्यावरण की ही एक शाखा या पर्यावरण को भूगोल की ही एक शाखा के रूप में विकसित किया। उसके बाद रैटजेल जो मानव भूगोल के जनक, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसे हम नृजातीय भूगोल भी कह सकते हैं, के अंतर्गत पर्यावरण के जो विभिन्न जो तत्व है, जितने भी जो कंपोनेंट्स है को धरातल की बनावट, वहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु, वनस्पति और इत्यादि जो तत्व पाए जाते हैं उनका मानवीय संबंधों के साथ उनका संबंध स्थापित किया और पर्यावरण भूगोल को एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद उनकी जो शिष्या है कुमारी चर्चिल सैम्पुल, एलन चर्चिल, ये चर्चिल सैम्पुल जो है, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है
इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट यानी भौगोलिक कारकों का जो प्रभाव जो 1911 में पब्लिश हुई थी, मैं मानव को धरातल की उपज माना। उन्होंने कहा था कि ये मनुष्य है वह इस पृथ्वी की धूल मात्र है, इसी ने उसे विकसित किया है, इसी ने उसका विकास किया। तो इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर पर्यावरण के जितने भी जो कंपोनेंट्स है उसके साथ ह्यूमन के एडेप्शन और एडजस्टमेंट को स्थापित बताया कि मानव अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और उसके साथ अपने आप को समायोजित करता है। और यहाँ तक कहा कि जितने भी जो पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण की जो तत्व है, जैसे कि भूमि की जो बनावट है, वहाँ पर पाई जाने वाली मृदा है, वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ है, वहाँ पर पाई जाने वाली वेजिटेशंस है और वहाँ पर पाए जाने वाले जो पशु है, उन सभी का जो प्रभाव है मानव शरीर के साथ साथ उसके जीविकोपार्जन पर भी पड़ता है। यानी जो भौगोलिक जो प्रभाव है वह मनुष्य पर पड़ता है। भौगोलिक वातावरण या भौतिक वातावरण की बात करें तो वह हमारे पर्यावरण की बात करता है। तो पर्यावरण का प्रभाव मानव की क्रियाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यही इसी प्रकार से इस विचारधारा की शुरुआत होती है और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है उसमें भूगोलवेत्ता जो अमेरिकन थे ईशा बोमैन, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जिस हार्बर्टसन, ऑस्ट्रेलिया के जो भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर थे, उन्होंने मानव तथा पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित किए और भूगोल में पर्यावरण अध्ययन की एक नई दिशा प्रदान की, एक नया विषय वहां पर शुरू किया। धीरे धीरे 1950 के दशक के समय पर्यावरण के जो विभिन्न जो पक्ष है उनको स्वतंत्र रूप से स्थान दिया गया और एक नई जो शाखा है वह सामने आई जिसे कहा जाता है पर्यावरण भूगोल। कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है के हैविट एवं एफ के हेयर ने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका शीर्षक था मैन एंड एनवायरनमेंट कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क कमीशन ऑन कॉलेज ज्योग्राफी रिसर्च पेपर 20। कहा जाता है ये 1973 में प्रकाशित हुआ और इसमें इन्होंने सर्वप्रथम पर्यावरण भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण भूगोल का प्रमुख उद्देश्य जीव विज्ञान यानी जितनी भी जो लाइफ साइंसेज है उसके जो रिजल्ट्स है और उसकी जो थॉट है उसका समावेश करना है। और कहा कि पर्यावरण के जो भौगोलिक अध्ययन है उसमें इकोलॉजी के नियमों को शामिल करने से भूगोल का महत्व बढ़ सकता है। यानी सबसे पहले इन्होंने एक विचार दिया कि अगर हम जीव विज्ञान तथा जो पर्यावरण विज्ञान या जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसके नियमों को अगर हम भूगोल के अंदर शामिल करें तो भूगोल का महत्व बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से यह विषय खुलकर सामने आया और धीरे धीरे पर्यावरण भूगोल को एक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में मान्यता मिलने लगी। और धीरे धीरे जो भारत के विश्वविद्यालय है वहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर इस विषय का अध्ययन किया जाने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल की जो मुख्य जो विषय वस्तु है वह है मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की व्याख्या करना या उसका अध्ययन करना तथा जो पारिस्थितिकी उपागम है इकोलॉजी का उसका या उसके तहत हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है और उसके तथा
एवं अर्थात पृथ्वी पर जो भी हमारा प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है उसके तथा इसी पृथ्वी पर एक तकनीकी डेवलप यानी टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो मैन है उस मैन के बीच में जो इंटर रिलेशंस पाए जाते हैं उनका यानी ये एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनके एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कौन कौन से गुण हैं, उन सभी का हम एक इकोसिस्टम के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राकृतिक पर्यावरण और जो तकनीकी ज्ञान से सराबोर यानी जो विकसित मानव है उनके बीच में क्या अंतर संबंध पाए जाते हैं, उसका जो अध्ययन किया जाता है वह पर्यावरण भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किया। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो पर्यावरण भूगोल है वह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव के अपने पर्यावरण के साथ क्या संबंध है और इन संबंधों को हमने एक इकोसिस्टम के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें संपूर्ण जो जीव मंडल है यानी जो बायोस्फीयर है उसके जो इकोसिस्टम है और उसके जो विभिन्न जो संघटक है यानी उसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की बात करते हैं यानी एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके अंतर्गत कुछ जैविक तत्व होते हैं और कुछ जो तत्व होते हैं वह अजैविक होते हैं। जैविक, अजैविक तत्व तथा उसके साथ लास्ट में जो रहते हैं अपघटक रहते हैं यानी डिकम्पोजर्स रहते हैं, बायोटिक, अबायोटिक एंड डिकम्पोजर्स। तो इनका एक साइकिल बनता है, एक सिस्टम बनता है। तो उनकी जो एक्टिविटी है उनका अध्ययन हम इस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी उपागम यानी हम पर्यावरण भूगोल के अगर इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो हमारा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का जो तल है वहां पर पाए जाने वाला जो प्राकृतिक वातावरण है उसके तथा जो प्रौद्योगिकी स्तर पर विकसित यानी यहाँ पर हम कहते हैं कि जो मानव है वह क्या हो गया, संभववादी हो गया। वह अवसरों की तलाश में रहता है। और आर्थिक मानव यानी मानव जो होता है वह हमेशा मूल्यांकनकारी होता है। वह हमेशा मूल्यांकन करके विचार करता है और इस मूल्यांकन के बाद अगर उसे पता चले कि मेरा मुनाफा है, मुझे फायदा होगा, तो ये पर्यावरण को किसी भी हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है और करता भी। तो मानव मूल्यांकनकारी है, लालची है, वह बदलाव ला सकता है और इस क्षमताओं के साथ वह पर्यावरण के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है उनका हम स्थानिक गुणों यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत हम एक इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम उनका अध्ययन करते हैं। तो साधारण तौर पर अगर कहे कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों यानी ह्यूमन है, विभिन्न जीव जंतु है तथा प्राकृतिक पर्यावरण में आपकी फ्लोरा, फोना और जितने भी जो पर्यावरण के अन्य तत्व जो साइकिल्स है के बीच में डेवलप्ड मानव के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कुछ परिभाषाओं की जिक्र करते हैं कि जो परिभाषाएं हैं वो क्या कहती है। तो एक परिभाषा एकरमैन नाम के विद्वान देते हैं। वो कहते हैं
कि भूगोल यानी पर्यावरण भूगोल का जो उद्देश्य है वह संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझाना है। यानी इस विषय का उद्देश्य क्या है कि मानव जाति और पृथ्वी तल को इस या इन दोनों के हम प्राकृतिक पर्यावरण के साथ क्या संबंध पाए जाते हैं के बारे में समझाने का उद्देश्य इस विषय का रहता है। प्रसिद्ध विद्वान सविंदर सिंह जी इस विषय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों यानी जो सजीव है, जो मानव या किसी दूसरे रूप में विकसित है, और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य यानी जीवित जीवों का अर्थ हो गया, मानव भी इसमें शामिल रहेगा, और उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनके बीच मुख्य रूप से वर्तमान विकसित जो आर्थिक मानव है, जो मूल्यांकनकारी है, और उसका जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बीच अंतर संबंधों का किसी क्षेत्र विशेष या स्थानिक गुणों के संदर्भ में अध्ययन करता है। 1991 में 1991 में इन्होंने ये परिभाषा दी। वो कहते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल एनवायरनमेंट in general and between technologically advanced economic man and his natural environment in particular। ये परिभाषा इन्होंने दी और मानव पर्यावरण भूगोल को परिभाषित किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि पर्यावरण भूगोल की क्या परिभाषाएं दी जा सकती है या इस विषय के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कहें तो हम इन तथ्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमें पता चलता है कि पर्यावरण भूगोल जो है वह किसका अध्ययन है, वह पर्यावरण का अध्ययन है। पहली चीज हमें पता चलती है। दूसरा, हम इसके अंतर्गत पर्यावरण के जो विभिन्न संघटक यानी जो कंपोनेंट्स है उनका मानव के साथ क्या अंतर संबंध है के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस विषय के अंतर्गत हम एक भू जैव तंत्र का अर्थ होता है आपके कि भूमि और भूमि पर पाए जाने वाले जीवों का एक सिस्टम, या इस भूजैव तंत्र को हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। में के जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आपसी अंतर संबंध क्या पाए जाते हैं, किस प्रकार से एक इकोसिस्टम के विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हम एक इकोसिस्टम के रासायनिक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विकसित जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम की कार्यशीलता का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वो फंक्शनिंग करता है और इसकी जो स्टेबिलिटी क्या है, वह उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इनके साथ साथ भी एक्टिविटी का हो गया, इसके साथ साथ हमने
ये भी देखना है कि जो पर्यावरण और मानव के बीच जो संबंध है, उस संबंधों से कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आती है। इन समस्याओं की जो उत्पत्ति होती है, उसका वापस जो समाधान होता है के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर समस्याओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण अवनयन की बात करेंगे हम, कि डिग्रेडेशन किस प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार के जो पॉल्यूशंस होते हैं उनका अध्ययन भी करते हैं और अध्ययन के विभिन्न पक्षों को भी देखते हैं कि यहाँ से ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है, इन समस्याओं का सोर्स क्या है और इसका समाधान क्या है। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा कुछ और या फिर पूरे के पूरे अध्ययन के बाद हम ये जान पाए हैं कि पर्यावरण भूगोल जो है वह एक अभिन्न शाखा है। भूगोल की अभिन्न शाखा है, यानी उसे भूगोल से अलग नहीं किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र जो है और इस तंत्र के जितने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की विशेषताओं, इन कंपोनेंट्स की विशेषताओं, कंपोनेंट्स की बात करें तो जैविक अजैविक तत्व और डिकम्पोजर्स इसमें शामिल हो जाएंगे। विशेषताओं, इनका जो संगठन है वह किस प्रकार से होता है, इनके कार्य कौन कौन से हैं और इनकी कंपोनेंट्स की जो पारस्परिक निर्भरता है के बारे में, तथा विभिन्न इन कंपोनेंट्स की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे जैसे कालिक संदर्भ चलता है, कालिक संदर्भ का अर्थ होता है कि क्रॉनिकल जो टाइम ड्यूरेशन चलता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो समय बीतने के साथ साथ जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी स्तर पर विकसित आर्थिक मानव, देखिएगा कि वह तकनीक से भरा हुआ है, उसके पास प्रौद्योगिकी का एक उच्च स्तर है तथा साथ ही साथ वो जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी पर जो विकसित मानव है, उस मानव की क्या विशेषता है कि वह जो मानव है वह क्या है, आर्थिक है तथा वह मूल्यांकनकारी है, वह नफा नुकसान सोचता है। तो ऐसे जो मानव है वह अपने इकोसिस्टम से किस प्रकार से इंटरैक्ट होते हैं, कैसे उसमें परिवर्तन लाते हैं, कैसी तकनीकी और रणनीतियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो अध्ययन यही कहता है कि पर्यावरण भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के कंपोनेंट्स का भी अध्ययन किया जाता है, यानी उसके जो घटक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तथा साथ ही साथ मानव द्वारा उसके पर्यावरण में किए गए विभिन्न बदलावों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।